The hysteresis and eddy current losses of a single phase transformer working on 200 volt 50 hertz supply are PH and P respectively. The percentage decrease in these when operated on a 160 volt, 40 hertz supply is option A 32 and 36, option B 20 and 36, option C 25 and 20, and option D is 40, that is 80. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in previous sections we have discussed about the operating principle of the transformer. Okay. Next we have seen that how you will get the idea of the induced voltage. Okay. Next we have seen that the equivalent circuit modeling of the transformer, जिसमें आपको बताया गया था कि आप पैरामीटर्स को रेफर कैसे करते हो, सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, जैसे भी आपको जाना होता था तो वहां आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कि आप या तो HV टू LV चलोगे या तो आप कहां से कहां मूव करते हो, LV से HV की तरफ. तो जब भी ऐसा आप करते थे तो मैंने आपको बताया था यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट विच साइड इज LV एंड विच साइड इज व्हाट HV. अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको HV पता होगा तो आपके पास जो ओमिक वैल्यू होती थी उसको आप ए स्क्वायर से या तो मल्टीप्लाई करते थे या तो ए स्क्वायर से क्या करते थे आप डिवाइड करते थे, वेयर ए इज व्हाट, दैट इज द टर्न रेशियो. ठीक है. सेम मैनर में जब करंट की बात की गई थी तो करंट में आप या तो ए से मल्टीप्लाई करते थे या तो ए से क्या करते थे आप डिवाइड करते थे, दैट इज ए इज व्हाट, टर्न रेशियो. सेम मैनर में आप जब वोल्टेज की बात करते थे उसको अब आप ए से डिवाइड करते थे या तो ए से क्या करते थे आप मल्टीप्लाई करते थे. तो ये डिपेंडेंसी किस पे क्रिएट होती थी कि आप HV से LV जा रहे हो कि LV से HV जा रहे हो. और आपको बताया गया था LV साइड पे वोल्टेज कम, HV साइड पे वोल्टेज क्या होता है हमेशा हाई. ठीक है. सेम मैनर में करंट की वैल्यू LV साइड क्या होती है हमेशा ज्यादा, HV साइड पे हमेशा करंट की वैल्यू क्या होती है कम. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ओमिक वैल्यू, अगर करंट LV साइड पे ज्यादा है तो ओमिक वैल्यू इसका मतलब क्या होगा, कम. सेम मैनर में HV साइड पे करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी कम, तो ओमिक वैल्यू क्या होगी वहां पे ज्यादा. ठीक है. तो कौन सी कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हो, ज्यादा से कम की तरफ चल रहे हो, इसी के बेस पे ही आपने क्या बनाया था, इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है. तो आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर लॉसेस. जब तक आपको लॉसेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि what type of losses are existing in the transformer core or in the transformer winding, तब तक आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो किसके बारे में, आप एफिशिएंसी के बारे में, आप रेगुलेशन के बारे में, आप इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हो जब तक आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि what types of losses are there in the transformer. ठीक है. तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में आप बताओ मेरे को, बेसिकली आप क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं. एक आपके पास वाइंडिंग होती है जिसमें क्या होता है आपके पास प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्सरी हो सकती है. नंबर ऑफ वाइंडिंग आप मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं. इसका मतलब अगर वाइंडिंग है तो डेफिनेटली वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो लॉसेस आपके क्रिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द I2R लॉसेस, या उसको कहा जाता है दैट इज नोन एज द कॉपर लॉसेस, या उसको और क्या बोलते हैं, उसको हम वेरिएबल लॉसेस. तो आपके पास जो वाइंडिंग अवेलेबल होती है ट्रांसफार्मर में उसमें जो भी लॉसेस क्रिएट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉसेस, या हम क्या बोलते हैं उसको वेरिएबल लॉसेस, या उसको हम क्या बोलते हैं I2R लॉसेस. वैसे लॉसेस जितने भी होते हैं आपके पास वो क्रिएट कैसे होते हैं, आपके पास आप उसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हो, I2R की टर्म. इज इट ओके. नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ये तो हो गई वाइंडिंग की बातें. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास हमेशा क्या होता है, कोर होता है. ठीक है. मैग्नेटिक कोर. और मैग्नेटिक कोर आप जानते हो अगर आइडियल कंडीशन है देन वी कैन से दैट कि मेरे पास क्या होता था, आप देखे थे परमेबिलिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाती थी या परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी. तो जब भी आपके पास मैग्नेटाइजेशन कर्व की बात की जाती है या मैग्नेटिक मटेरियल की बात की जाती है, अगर कोई परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई भी लॉसेस आपके क्रिएट नहीं होंगे. बट नथिंग इज लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. तो आपके पास क्या होगा, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका एक हिस्टेरेसिस कर्व आपके डेवलप होगा. अगर हिस्टेरेसिस कर्व है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होंगे, आपके पास कोर लॉसेस होंगे. कोर लॉसेस जो आपके पास अवेलेबल होते हैं हमेशा दो तरीके के होते हैं. एक को क्या नाम देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एडी करंट लॉस. ठीक है. तब बात की जाए कि मेरे पास कितने तरीके के लॉसेस ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर हमेशा कितने तरीके के लॉसेस होते हैं, हमेशा टू टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं. वन का नाम होता है आपके पास क्या, कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस. क्लियर. तो मेरे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं PCUX. ठीक है. दिस इज नोन एज व्हाट, PCUX, कॉपर लॉस एट एनी लोड कंडीशन.
जैसे जैसे लोड आपकी चेंज होती जाती है, आपने देखा था कि आपका अगर I2 करंट चेंज करती थी अकॉर्डिंगली आपका कौन सी करंट चेंज करती थी, जो आपकी प्राइमरी में करंट फ्लो करती। क्यों चेंज कर जाती थी? इसलिए चेंज कर जाती थी कि अगर I2 वैल्यू ज्यादा करो तो फ्लक्स का पोजीशन ज्यादा हो जाता था, I1 को उसको कंपनसेट करने के लिए मोर करंट आपको फ्लो कराने की जरूरत पड़ती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा I1 I2 दोनों बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द लोडिंग कंडीशन, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होता है हमेशा, इट्स अ वेरिएबल लॉसेस। तो आप बताओ मुझको, जो कॉपर लॉसेस होते हैं इनको और क्या नाम दिया गया, दैट इज नोन एज वेरिएबल लॉस। क्या नाम दिया गया? वेरिएबल लॉस। क्लियर? और इसी को और क्या बोलते हैं हम, आई स्क्वायर इंटू आर लॉसेस। क्लियर? तो अब मैं अगर बात करूं ट्रांसफार्मर की, तो आप याद करो जरा इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का, अगर मैं प्राइमरी साइड से कनेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, टोटल जो PCU X जो आप लिखते हो कॉपर लॉस, तो आपके पास प्राइमरी की बात करोगे तो I1 स्क्वायर इंटू R1 होगा। R1 क्या होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी साइड पे आपके पास पावर लॉस होगा I2 स्क्वायर इंटू कितना, R2। बस यही होते हैं ना आपके पास, दो वाइंडिंग होती हैं। अगर मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बात कर रहा हूं तो I1 स्क्वायर इंटू R1 और कितना प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2। नेक्स्ट बताओ आप और क्या लिख सकते हो, अगर मैं कर लिया होता सर्किट को, अगर मैं रेफर कर लिया होता किसी को मैं कैसे लिखता, सेम चीज ना आपके पास क्या होता, अगर मैं सेकेंडरी को प्राइमरी रेफर कर लिया होता तो I1 स्क्वायर इंटू R1। नेक्स्ट क्या प्लस, नेक्स्ट बताओ I2 करंट अगर प्राइमरी पाएगी तो क्या बनेगी, I2 डैश का स्क्वायर इंटू कितना, R2 डैश। इज इट ओके? आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तीसरी चीज, अगर प्राइमरी को मैं सेकेंडरी की तरफ रेफर कर लेता तो मेरे पास यही चीज लिखते हैं आप I1 डैश का स्क्वायर इंटू R1 डैश प्लस कितना लिखते हैं आप I2 स्क्वायर इंटू कितना R2। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कह देता मैं शंट ब्रांच को हटा देता सर्किट से, अगर शंट ब्रांच को मैं हटा देता तो मेरे पास इसी पावर लॉस को, कॉपर लॉस को मैं लिख सकता हूं I1, अगर सेकेंडरी को प्राइमरी प्रेफर किया होता तो मैं लिखता I1 स्क्वायर इंटू क्या R इक्विवेलेंट, वेयर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, R1 प्लस कितना R2 डैश। इज इट ओके? सेम मैनर में अगर मैं प्राइमरी चीज को सेकेंडरी पे ले गया होता और शंट ब्रांच नहीं अवेलेबल होता तो मैं क्या कहता, इसी को लिख सकता था I2 स्क्वायर इंटू कितना, मेरे पास क्या मिलता R इक्विवेलेंट डैश, और R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू होती R1 डैश प्लस कितना R2। इज इट ओके? तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें सब जो रिप्रेजेंट कर रही हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ PCUX। इज इट ओके? समझ में आई इतनी बात? तो मेरे पास जो कॉपर लॉस होते हैं कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हो, अगर हम किसकी बात करते हैं, कॉपर लॉस की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, PCUX क्या होता है, PCUX होता है कॉपर लॉस एट एनी लोड, या मैं कह सकता हूं कॉपर लॉस एट फ्रैक्शन ऑफ लोड। समझ में आई इतनी बात? कैसे तो मैं क्या कहूंगा, मेरा जो PCUX होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू X स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, PCUFL। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, PCUX जो होता है वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, X स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, PCUFL। PCUFL का मतलब होता है रेटेड कॉपर लॉस, या इसको हम क्या कहते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस। क्लियर उतनी बात? तो फुल लोड कॉपर लॉस इज मैक्सिमम टाइम आपका डिफाइंड होता है कि ये फुल लोड कंडीशन में इतना कॉपर लॉस सिस्टम के अंदर होगा, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द व्हाट, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, बट अब क्योंकि जब हम उसको रियल प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्या होता है, करंट की वैल्यू फुल लोड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग होगी तो डेफिनेटली आपका कॉपर लॉस भी क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। अब बताओ, अगर ये रिलेशन प्रूफ करना हो आपको, कैन यू प्रूव दिस वन? डेफिनेटली यू कैन प्रूव दिस वन। मैंने कहा PCUX का मतलब हुआ किसी भी करंट, कोई भी करंट हो तो मैंने उसका नाम दे दिया करंट का, समथिंग IX करंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, IX स्क्वायर, बोलो ना, IX स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे, दैट इज इक्वल टू R। क्लियर, दिस इज द PCUX। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि ये IX जो होगा, लेट अस अज्यूम IX की वैल्यू जो होगी वो फुल लोड के करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ तो दिखेगी ना, तो मैं कह दूं कि IX की जो वैल्यू है वो कितनी है, फुल लोड के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखना चाहता हूं तो मेरे पास कितना मिलेगा, IX को डिवाइड करूंगा कितना, IFL से, करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, स्क्वायर इंटू कितना R। क्लियर हुई इतनी बात? तो आप बताओ मुझको, तो ये वैल्यू जो हो गई इसको मैंने क्या कह दिया, दिस इज व्हाट, PCUX। इज इट ओके? ठीक है, आप बताओ मुझको, यहां पे जो आपके पास जो ये वैल्यू आपने लिख रखा है, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आप बताओ मुझको। अगर आपने IFL से स्क्वायर किया तो इधर भी कितने से करोगे आप, IFL से क्या, होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी आपकी। तो आप बताओ ये वैल्यू क्या है, दिस इज
फ्रैक्शन ऑफ दिस करंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, फुल लोड करंट, तो इसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इनटू ये क्या IFL स्क्वायर इनटू आर, इसका मतलब क्या, फुल लोड कॉपर लॉस, तो मैं क्या बोलूंगा एक्स स्क्वायर PCU कितना FL। क्लियर हुई इतनी बात। तो जब भी आपको कभी कॉपर लॉस वर्ड आए तो कॉपर लॉस निकालते समय थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप कर सकते हो। कॉपर लॉस फुल लोड और कॉपर लॉस, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर पहले चेक करो करंट की वैल्यू ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग में फ्लो कर रही है। अगर वो रेटेड के इक्वल है तो जो भी आपका PCUX आएगा रेटेड कंडीशन के लिए एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास 1। क्यों, IX वैल्यू अगर फुल लोड हो जाएगी ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 1। अगर IX वैल्यू हाफ ऑफ फुल लोड होगी तो यही वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अगर 1/4 होगा तो 1/4 आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी करंट आपकी पर्टिकुलर टाइम पे ट्रांसफार्मर फ्लो कर रही है उसके बेस पर हमेशा क्या कैलकुलेट किया था, कॉपर लॉस। ठीक है, तो डोंट एवर कंफ्यूज विद द स्टेटमेंट ऑफ द कॉपर लॉस। कॉपर लॉस डजंट मीन दैट इट्स ऑलवेज अ फुल लोड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन। अगर फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है तो जो भी करंट होगी फुल लोड करंट होगी। अगर आपकी ऑपरेट कर रहा है हाफ लोड पे तो हाफ लोड करंट होगी। तो तब के लिए कॉपर लॉस जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ स्क्वायर इनटू व्हाट PCU/FL। हमेशा कॉपर लॉस बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगर दूसरे लॉस की अगर हम बात करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, कोर लॉसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस। चलो देखते हैं जरा कोर लॉसेस क्या होते हैं आपके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जरा कोर लॉसेस क्या क्या होते हैं। कोर लॉसेस आपके दो तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है क्या, यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज इक्वल टू PH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ED करंट लॉस, ED करंट लॉस। इज इट ओके। तो अब आपके पास क्या होता है, हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है दैट इज ड्यू टू द, आपके पास क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ द व्हाट, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है उसका जो आपके पास टोटल एरिया होता है वो क्या डिफाइन करता है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको याद करने की जरूरत है कि उसका डेरिवेशन कैसे आता है। इट डजंट मीन दैट कि आप हर एक चीज का डेरिवेशन याद रखो। बेटर टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर व्हाट, हिस्टेरेसिस एंड व्हाट, ED करंट लॉसेस। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस डेवलप होते हैं ड्यू टू द व्हाट, मैग्नेटिक मटेरियल के डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट की वजह से। सेम मैनर में अगर मैं ED करंट लॉस की बात करता हूं तो ED करंट लॉसेस जो होते हैं आपके पास, जब भी आप फ्लक्स को आप चेंज कराते हो किसमें, वाइंडिंग में, सबसे पहले आपने क्या दिया था, सप्लाई की वजह से क्या फ्लो किया था, आपकी करंट जैसे ही वाइंडिंग फ्लो करती तुरंत एक चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट होता है। उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होता है वाइंडिंग के क्रॉस। वो जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वो आपके जो कोर मटेरियल होता है उसके अंदर भी डेवलप होता है। अगर कोर मटेरियल के अंदर वो वोल्टेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली कोर का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी एक उसको क्लोज पाथ मिलेगा। तो कुछ मान लिया ये कोर है तो इसके अंदर भी एक इंड्यूस वोल्टेज अगर आपका एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर भी क्या क्रिएट होगी, आपकी सर्कुलेटिंग करंट। और उस तरीके के सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ ED करंट लॉसेस। लाइक व्हाट, आप क्या करो, आपके पास कोई पानी हो, स्टैंड स्टिल वाटर आपके पास हो, आप क्या करो, एक पत्थर उसमें डिप करो अचानक से, तो आप क्या देखोगे, एक समथिंग आप सर्कुलर वेव फॉर्म आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज अ ED करंट। ठीक है, तो सेम मैनर में यह जो कोर मटेरियल होता है, जैसे इसमें आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा, इंड्यूस वोल्टेज आता है, वो इंड्यूस वोल्टेज इस कोर के अंदर भी इंड्यूस होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो कोर का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आपके पास सर्कुलेटिंग करंट की वजह से भी लॉसेस क्रिएट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ ED करंट लॉसेस। क्लियर उतनी बात। तो आपके पास ED करंट लॉसेस अवेलेबल होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द आयरन लॉसेस, या हम क्या नाम देते हैं इसको, कोर लॉसेस। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करता हूं। स्टीमन नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने क्या निकाला था, आपका दोनों को फॉर्मूला डेवलप किया था। तो आप बताओ मुझको, जो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है PH का, तो PH इज इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू KH BM टू द पावर X इंटू F इंटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट PH। और ये मेरी रिकमेंडेशन है, सजेशन आप सबको है कि दिस फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू। ठीक है, डू नॉट गेट टू द डेरिवेशन पार्ट कि डेरिवेशन कैसे डेवलप होता है, डू नॉट, इट्स नेवर नीडेड। इज इट ओके। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट नो ओनली द हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू हमेशा इतनी होती है, जहां रिक्वायर्ड है वहां याद रखो, जहां नहीं रिक्वायर्ड होगी वहां आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट इट इज क्वाइट easy to remember, that is KH into BM to the power X into F into what, that is the volume of the core। जहां पे KH क्या होता है, that is a constant। ठीक है, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है, that is X को हम बोलते हैं स्टीम एंड
कोफिशिएंट, या इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज आल्सो द स्टीम एंड व्हाट, दैट इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, मेरे पास एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी सप्लाई की, वी क्या है आपके पास, दैट इज द वी वॉल्यूम ऑफ द कोर। ठीक है, सेम मैनर में अगर मैं एडी करंट लॉस की बात करूं तो पीई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई इनटू व्हाट, बीएम स्क्वायर इनटू व्हाट, एफ स्क्वायर इनटू व्हाट, टी स्क्वायर इनटू व्हाट, वी ऑफ कोर। इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जो एडी करंट लॉसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू टी, टी मींस थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वी कोर, वी कोर मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो यू डोंट नीड टू डिराइव ऑल दिस फॉर्मूला, आपको नीड क्या है कि आप इन दोनों फॉर्मूलों को क्या रखो हमेशा याद। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू एनालाइज इन दिस सेक्शन विदाउट डूइंग रिमेंबरिंग। इसको याद करने जितना टाइम आप वेस्ट करोगे, बेटर टू उसकी हम कुछ फर्दर एनालिसिस कर लें जो हमारे लिए क्या हो सके आपका यूजफुल। ठीक है, तो अब ध्यान रखो अब क्या चीज हम इसमें करने वाले, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, हमेशा मैंने अभी तक जो देखे हैं गेट में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली ऑन ईडी करंट लॉसेस और व्हाट, हिस्टेरिसिस लॉसेस पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये भी किसके ऊपर आपका, ईडी करंट लॉस और किस पे, हिस्टेरिसिस लॉस पे। तो जब भी ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हमेशा आप केवल दो कंडीशन चेक किया करो। कंडीशन वन, कंडीशन क्या, कंडीशन वन, when bm is proportional to v by f is equal to how much, constant। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, पहली कंडीशन हमेशा चेक किया करो कि मेरी जो फ्लक्स डेंसिटी है जो प्रोपोर्शनल होती है किसके, v बाई एफ रेशियो के। अगर v बाई एफ रेशियो के प्रोपोर्शनल है और अगर वो कांस्टेंट है तब हिस्टेरिसिस लॉस की क्या डिपेंडेंसी होगी। सेम मैनर में पी की भी उस टाइम पे क्या डिपेंडेंसी होगी, तो मैं कहूंगा कंडीशन वन इसके लिए भी सेम। ठीक है, व्हेन bm इज इक्वल टू v बाई एफ इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो चलो देखते हैं जरा इस कंडीशन में आपको क्या क्या मिलने वाला। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूंगा, वॉल्यूम ऑफ द कोर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, kh इज व्हाट, दैट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। सेम मैनर में t इज व्हाट, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास क्या, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो आप बताओ मुझको जरा ध्यान से देखो, ph इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, kh को मैंने रिमूव कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया, bmx, bm की वैल्यू क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है bm की वैल्यू तो आप बताओ ph इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिलेगा, f के, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मेरे को, सेम मैनर अगर ईडी करंट की बात की जाए तो pe इज प्रोपोर्शनल टू, ke को मैंने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या मिल रहा है आपको, दैट इज bm स्क्वायर क्या है, अगर कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट बताओ f स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा, f स्क्वायर। नेक्स्ट t इज कांस्टेंट एंड v इज कांस्टेंट, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना p इज आल्सो व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, f स्क्वायर। इज इट ओके। अब बताओ अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ph इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ व्हाट, f, वेयर a इज व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और a की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, kh मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, bm टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, v को। क्लियर होती बात। सेम मैनर में अगर मैं pe की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं pe इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ व्हाट, f स्क्वायर, वेयर b इज व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आप बताओ b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k मल्टीप्लाइड बाय कितना, bm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना, t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना, वॉल्यूम ऑफ द कोर। इज इट ओके। तो जब भी आपके पास फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब v बाई एफ का रेशियो हमेशा क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखो हमेशा हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस आपके फ्रीक्वेंसी के एक प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट हुई कि नहीं बात, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप चीजों को थोड़ा प्रॉपर वे में क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ दूसरी जो कंडीशन डेवलप हो सकती है, मेरे पास क्या क्या कंडीशन, कंडीशन 2 का अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, v बाई एफ रेशियो डज नॉट कांस्टेंट। अगर v बाई एफ रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं है, अगर v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, bm की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट ना होने के लिए आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, v भी वेरी कर जाए, f भी वेरी कर जाए। क्लियर उतनी बात, दोनों में से कोई वेरी कर जाए। नेक्स्ट क्या होगी कि मेरे पास v कांस्टेंट हो जाए और f केवल वेरी कर जाए, या f कांस्टेंट हो जाए v केवल वेरी कर जाए। तो v बाई एफ रेशियो जब भी कांस्टेंट आपका नहीं आएगा तब जरा देखते हैं मेरे पास क्या क्या डेवलप होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरा pH की। तो pH जरा देखो ध्यान से, kh के आपके पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे bm टू द पावर x, अगर bm टू द पावर x है
तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज प्रोपोर्शनल, bm की जगह मैं लिखूंगा v by f, दिस इज नॉट नाउ कांस्टेंट, तो दिस वन इज v by f टू द पावर व्हाट x। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास f, तो मैंने लिख दिया f, वॉल्यूम ऑफ द कोर इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं इसको ph is proportional to कितना होगा v to the power x into f to the power कितना, दिस इज 1 और x तो कितना आएगा 1 माइनस x। क्लियर हुई बात, दिस इज व्हाट हिस्टेरेसिस लॉ, v टू द पावर x into what f to the power 1 माइनस x। और जो स्टीमन कोफिशिएंट होता है सिलिकॉन स्टील के लिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो 0.6 अगर आप कर दोगे तो मेरे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0.6 अगर मैं कर, सॉरी 0.6 दैट इज इक्वल टू 1.6। स्टीमन जो आपके पास जो कोफिशिएंट होता है फॉर अ सिलिकॉन स्टील, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6। अगर 1.6 आप कर दोगे तो मेरे पास कितना मिलेगा 1 माइनस 1.6, इसका मतलब f टू द पावर माइनस कितना 0.6, यहां पे कितना मिलेगा 1.6। क्लियर, तो आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल x की वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है। अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता v by f रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है तो आप ध्यान रखो हमेशा वो आपको डेफिनेटली x की वैल्यू आपको डिफाइन करेगा, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इतनी वैल्यू होगी। अगर नहीं गिवन है तो आप अपने आप एज्यूम कर सकते हो x की वैल्यू 1.6, क्योंकि सिलिकॉन स्टील के लिए जो आपके पास x स्टीमन जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना 1.6। इज इट ओके, तो ये हो गया हिस्टेरेसिस लॉ। सेम मैनर में अगर मैं एडी करंट लॉस की बात करूं, जरा देखो एडी करंट लॉस के पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। एडी करंट लॉस ध्यान से देखो, दिस इज कांस्टेंट bm स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा v by f का स्क्वायर इनटू कितना f स्क्वायर, तो मैंने f स्क्वायर कर दिया इनटू कितना t इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसको रिमूव कर दिया, तो आप बताओ मुझको मेरे पास f स्क्वायर कैंसिल, तो p इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया आपके पास v स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा कि p जो होगा प्रोपोर्शनल होगा एडी करंट लॉस सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। इसका मतलब अगर v by f रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो मेरे पास जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो तो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगा, बट एडी करंट लॉसेस कभी भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे अगर v by f रेशियो क्या नहीं होगा आपका कांस्टेंट नहीं होगा। अगर v by f कांस्टेंट तो pH जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा और आपके पास जो PE होगा दैट इज एडी करंट लॉस वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए मैंने दोनों केसेस आपको डिस्कस किए कि इस तरीके की चीजें आपके पास हमेशा अवेलेबल होंगी, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप हमेशा ध्यान रखो इस फॉर्मूले को। अगर ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो आप इजिली परफॉर्म कर सकते हो। मेरे पास हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होकर निकल के आएंगे, तो दो ही केस मिलेंगे, या तो bm कांस्टेंट होगा या तो bm नहीं कांस्टेंट होगा। जब भी दो केस आए अकॉर्डिंगली आप चीजों को मैनेज करोगे, उसके बेस पे आप सॉल्यूशन परफॉर्म करोगे, चीजें कैसे होने वाली है। इज इट ओके, तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कॉपर लॉस पे बनेंगे या क्या बनेंगे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस पे। तो अब चलो देखते हैं कि मेरे पास जो एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या चीज पूछी गई और इसको देखते हैं जरा कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके, तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या पूछा गया आपसे कि अगर मेरे पास क्या है रेटेड वोल्टेज आपको कुछ गिवन है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट मेरे पास हिस्टेरेसिस लॉस पीएस से रिप्रेजेंटेड, एडी करंट लॉस समथिंग पी है, ठीक है। इस कंडीशन पे आपका पीएच और पी है, ठीक है। तो मैंने कहा न्यू ऑपरेटिंग कंडीशन अगर है दैट इज 160 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज, आपसे पूछा कितना चेंज क्रिएट हुआ किसमें, हिस्टेरेसिस लॉस और किसमें आपका दैट इज योर एडी करंट लॉस। तो चलो देखते हैं जरा, मुझे पता है pH is equal to that is equal to KH into Bm to the power x into F into what volume of the core, ठीक है। This is what pH। Next मेरे पास PE की वैल्यू आपके पास गिवन है that is equal to KE into Bm square into what F square into what T square into what volume of the core, ठीक है। ये हमेशा आपको अवेलेबल है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि किस पे हिस्टेरेसिस लॉस क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, तो आप हमेशा और हमेशा पहले दोनों ऑपरेटिंग कंडीशन में ये चेक करो कि V by F रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं जरा, सबसे पहली जो ऑपरेटिंग कंडीशन है मेरे पास क्या दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट डिवाइड बाय कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी मेरे पास 50 हर्ट्ज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कंडीशन जो दे रखी है दैट इज 160 वोल्ट डिवाइड बाय कितना हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, 160 डिवाइड बाय कितना 40 हर्ट्ज। जरा दोनों का रेशियो जरा चेक करते दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये कितना होगा 0 0, दिस इज व्हाट 4। नेक्स्ट इधर आते हैं, दिस इज 0 0, दिस इज व्हाट 4। तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरा V by F रेशियो क्या आपके पास कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या Bm की वैल्यू क्या है मेरे पास कांस्टेंट।
इतना मुझे पता चल गया, ठीक है। तो जैसे ही पता चला मैं सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉस की बात करूंगा, तो पीएच जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल किसको होगा, एफ के। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो मैं कह सकता हूं PH2 डिवाइड बाई PH1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, F2 डिवाइड बाई कितना, F1। इज इट ओके? तो मेरे पास कितना है, F2 की वैल्यू मेरे पास जो अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, F2 इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज डिवाइड बाई F1 की वैल्यू कितनी, 50 हर्ट्ज, तो मेरे पास कितना रेशियो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, तो मैं कह सकता हूं ना PH2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 इंटू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू PH1। इज इट ओके? ये हो गया मेरा हिस्टैरिसीस लॉस अंडर दिस कंडीशन। फर्स्ट में हिस्टैरिसीस लॉस कितना, PH1, तो मैंने कह दिया इतना टाइम्स आ जाएगा अगर कुछ ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं PE की, तो PE is proportional to BM is constant, this is constant, this is constant, this is constant, तो proportional to F square, तो मैं कह सकता हूं PE2 divided by PE1 is equal to F2 square divided by F1 का whole square। Is it okay? F2 value 40 divided by how much, 50 का क्या, whole square, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5 का how much square। Is it okay? तो मेरे पास PE2 की वैल्यू जो आ जाएगी that is equal to 4/5 का whole square into कितना, PE1। Is it okay? अब बताओ मुझको निकालना चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो मैं निकालूंगा डेल्टा पीएच परसेंटेज इज इक्वल टू PH2 माइनस कितना, PH1 डिवाइड बाय कितना, PH1 इंटू कितना, 100%, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, जरा निकालते हैं। PH2 इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ 4/5, तो मैं क्या लिखूंगा, 4/5 PH1 माइनस PH1 डिवाइड बाय कितना, PH1 इंटू कितना, 100, PH1 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 कैंसिल, ये कितना बच जाएगा, 5 इधर गया तो कितना बचा, -1 बाय कितना, 5। इज इट ओके? तो -1/5 का मतलब कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस कितना, 0.2 इंटू कितना, 100, तो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -20%। इज इट ओके? सेम मैनर में अगर मैं बात करूं, डेल्टा मुझको निकालना PE2, तो डेल्टा PE2 सॉरी डेल्टा P निकालना, कितना चेंज क्रिएट हुआ परसेंटेज, तो मैं कहूंगा PE2 माइनस PE1 डिवाइड बाय कितना, PE1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू PE2 की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, यू विल गेट 16 डिवाइड बाय कितना, 25, ठीक है। PE1 माइनस PE1 डिवाइड बाय कितना, PE1 कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना बच गया, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 25 डिवाइड बाय कितना, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू कितना, 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 में से आपके पास 16 गए, हाउ मच यू आर गेटिंग, 6, दैट इज 4, 9 माइनस डिवाइड बाय कितना, 25 into कितना, 100। If you solve this one, you are going to get that is equal to minus how much you are getting, 9/25 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, that is equal to 36%। कितनी आ जाएगी, 36%। This is 36%। Is it okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चेंज आपके पास नेगेटिव आ रहा है, you are getting a negative change, नेगेटिव मतलब हुआ कि आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है, एडी करंट लॉस भी क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आप रिड्यूस करेगी तो डेफिनेटली आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या करेगा, आपका कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो एडी करंट लॉस भी क्या करेंगे, आपके डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे, ज्यादा रेट से कौन डिक्रीज करेगा, आपका एडी करंट लॉस, इसलिए कि वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस कितने प्रोपोर्शनल है, इट्स ओनली अबाउट फ्रीक्वेंसी। बट कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज दैट कि दोनों ही केस में V/F रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू सेम। तो अगर V/F रेशियो आपके पास सेम आ रहा है तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे कि मेरे पास जो आपके पास अवेलेबल है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट, वन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब अगर यही पूछ लेता आपसे कि आप बताओ फर्स्ट केस में आपका आयरन लॉस कितना है, तो आप बताओ मुझको, फर्स्ट केस में अगर मैं आयरन लॉस की बात करता या कोर लॉस की बात करता तो मैं कहता PH1 कितना प्लस PE1, मैं लिख सकता हूं इसको A टाइम्स ऑफ कितना F1 स्क्वायर, नेक्स्ट कितना B टाइम्स ऑफ व्हाट, सॉरी A टाइम्स ऑफ F1 और B टाइम्स ऑफ व्हाट, दैट इज इक्वल टू F1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ अगर PI1 इसको मैं कहूं तो PI2 इज इक्वल टू कितना आएगा, A टाइम्स ऑफ व्हाट, F2 का स्क्वायर प्लस कितना
b टाइम्स ऑफ व्हाट f2 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज f, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टेरिसिस, ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज योर ईडी करंट इन फर्स्ट केस। नेक्स्ट क्या आपके पास है, ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टेरिसिस, ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ईडी करंट। तो आपके पास क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हो मेरा हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉसेस में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का रेशियो कैसे कैसे आपका चेंज करेगा। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे होगा। यही दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था कि अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर दिए होते, बढ़ा दिए गए होते, अगर बढ़ा दिए गए होते और तब भी अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट रहता तो आप अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल करके फिर से वैल्यू निकाल लेते। डेफिनेटली हिस्टेरिसिस लॉस क्या करता है आपका, इंक्रीज करता, और एडी करंट लॉसेस क्या करते आपके, इंक्रीज करते प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली ये जो आपका परसेंटेज चेंज आता है कैसा आता है आपका, पॉजिटिव, यू विल गेट व्हाट, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो इस वे में आपको समझना है ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आप हमेशा बस इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखो, इनके बेस पर आप कोई सा भी डिजाइनिंग प्रोसेस आप डिजाइन कर सकते हो। Is it okay? So I think you have got a better idea how to solve the hysteresis and eddy current losses question. So moving to the next question, we will see some good questions on the hysteresis and eddy current losses. So we are going to see the next question. Question number 2. The core losses of a single phase 230/115 volt 50 hertz power transformer is measured from 230 volt side by feeding the primary from a variable voltage variable frequency source while keeping the secondary open circuited. The core loss is measured to be 1050 watt for 230 volt 50 hertz input. The core loss is again measured to be 500 watt for 138 volt, 30 hertz input. The hysteresis and eddy current losses of the transformer for 230 volt, 50 hertz input are respectively option A 508 watt, 542 watt, option B 468 watt and 582 watt, option C 498 watt and 552 watt, and option D 488 watt and 562 watt. So in this question, let's see what is this question. It's a GATE 2000. It's a GATE 2013 problem. It's a GATE 2013 problem. 2013 problem. Question number 2. ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, आपको अब की बार क्वेश्चन में क्या चेंजेस किए गए, आपके पास क्या दिया हुआ है। जब मेरी पहली कंडीशन जो रखी, फर्स्ट कंडीशन में रेटेड वोल्टेज 230 है, 50 हर्ट्ज है, तब आपके पास जो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस दिए हुए हैं दैट इज इक्वल टू 1050 वाट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दूसरी कंडीशन है 138 वोल्ट और 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो आयरन लॉसेस गिवन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 500 वाट। तो आपसे पूछा है 230 और 50 हर्ट्ज पे पीएच और पीई की क्या क्या वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगे। तो मैं कह सकता हूं ना, फर्स्ट केस का आपको निकालना क्या, pH1 और क्या निकालना PE1, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉसेस। तो मैंने हमेशा क्या बोला, जब भी आप हिस्टेरिसिस ईडी करंट लॉसेस की बात करोगे सबसे पहले आप चेक करो V/F रेशियो। ठीक है, तो मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं, V1/F1 इज इक्वल टू V2/F2। चलो देखते हैं जरा इनका रेशियो सेम आता है कि नहीं आता। तो मैं चेक कर लेता हूं जरा इनका रेशियो क्या आने वाला है। V1 मतलब हुआ 230/50 दैट इज इक्वल टू 23/5। नेक्स्ट हम करते हैं, मेरे पास क्या 138 डिवाइड बाय कितना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 30। तो मेरे पास ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 और नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा 23। तो मेरे पास कितना आ गया 23 बाय हाउ मच 5। इसका मतलब क्या हुआ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ बीएम क्या है मेरे पास कांस्टेंट। अगर बीएम कांस्टेंट है तो सबसे पहले हम हिस्टेरिसिस लॉस की बात करते हैं और यहां मैंने कह दिया दिस इज ईडी करंट लॉस दैट इज इक्वल टू के बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी क्या कोर। ठीक है, तो चलो एक एक बात करते चलते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, तो पीएच जो होगा अगर बीएम कांस्टेंट है तो पीएच जो मेरे पास होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। होगा कि नहीं होगा। सेम मैनर में पीई की अगर हम बात करेंगे तो पीई जो होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये कंडीशन आपको मिल गई। अब बताओ मुझको फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो PI1 की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PH कैन बी रिटन एज A टाइम्स ऑफ व्हाट F। ठीक है, PE को मैं लिख सकता हूं PE इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ व्हाट F स्क्वायर।
क्यों ए बी मैंने लिखा? ए और बी क्या है आपके? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो कभी बदलने वाले नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाले? बिकॉज ए की वैल्यू जो होगी KH इंटू BM टू द पावर x इंटू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द कोर, और बी की जो वैल्यू होगी KE इंटू व्हाट? BM स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे कुछ भी आप करो, जब तक कि V/F रेशियो के आपके पास कांस्टेंट। तो मेरे पास बताओ PI1 फर्स्ट केस में आयरन लॉस मेरे पास कितना है? दैट इज इक्वल टू 1050 इज इक्वल टू क्या होगा? PH1 प्लस कितना? PE कितना? 1। तो आप बताओ मुझको PH1 की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू A ऑफ व्हाट? F1। नेक्स्ट क्या? PE1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? B टाइम्स ऑफ व्हाट? F1 स्क्वायर। इज इट ओके? नेक्स्ट बताओ मुझको, तो मेरे पास क्या हो गया? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपको मिलने वाली। अब बताओ फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? A इंटू F1 मतलब 50 प्लस B की वैल्यू जो मेरे पास है F1 की वैल्यू कितनी? 50 का क्या? स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर व्हाट? एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड केस की, अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास PI2 की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 500 वॉट इज इक्वल टू क्या होगा? PH2 प्लस कितना? PE2 इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ व्हाट? F2 प्लस कितना? B टाइम्स ऑफ व्हाट? F2 का स्क्वायर। ऐसा आएगा मेरे पास। अब बताओ मेरे को, अब फिर से पुट करते हैं, ये वाला जो आपके पास आयरन लॉस है किस फ्रीक्वेंसी पर कर हो रहा है? दैट इज एट द फ्रीक्वेंसी व्हाट? 30 हर्ट्ज। अगर 30 हर्ट्ज आपके पास अवेलेबल है तो मैं क्या बोलूंगा? A टाइम्स इंटू 30 प्लस कितना? B टाइम्स ऑफ इंटू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर मुझको पता चल जाए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं? इन टाइम इन कांस्टेंट्स की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज वी हैव अ टू एक्सप्रेशन एंड टू अननोन A एंड B। तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? आपके पास इन दोनों का अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? A एंड व्हाट? द वैल्यू ऑफ व्हाट? B। तो मेरे पास जो अवेलेबल वैल्यू है, A की वैल्यू मेरे पास जो अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू, A की वैल्यू आई है 61/6, तो A की वैल्यू आ गई 61/6 एंड B की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 13/60। तो मेरे पास कितना आया? 13/60। आप बताओ A और B अगर मुझे पता चल गया, A और B अगर मुझे पता चल गया तो आप बताओ मुझे अब हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस निकालना आसान है कि नहीं है? कैसे आसान है आप बताओ मुझको। अब मैं बात करूं इस कंडीशन के लिए आपको निकालना था हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस, तो मैं इस कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो PH1 आपने ही बोला किसके इक्वल है? A टाइम्स ऑफ व्हाट? F1। ठीक है, तो अगर मेरे पास PH1 इतना है, नेक्स्ट बताओ सिमिलरली PE2 आपने ही बोला PE1 की वैल्यू आपने बोला दैट इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ व्हाट? F1 स्क्वायर। तो आप बताओ PH1 की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू ऑलरेडी वो कभी नहीं बदलने वाली, कितनी आएगी? 61/6 इंटू F1 की वैल्यू कितनी? 50 हर्ट्ज। तो ये क्या आ गया? इतना वॉट मेरे पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू व्हाट? PH1। सेम मैनर में PE2 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा B की वैल्यू मेरे पास है 13/60 इंटू कितना? F1 स्क्वायर, और F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो P की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू PH की जो वैल्यू आएगी 508.3 वॉट, एंड PE1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज आई हैव वॉट एवर द वैल्यूज आई हैव दैट इज इक्वल टू 541.67 वॉट। तो आप बताओ मुझको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? दैट इज योर A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया PH1 एंड PE1। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या चीज पूछ सकता था आपको? इस फ्रीक्वेंसी पूछ सकता था कि मेरे पास कितनी हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस की वैल्यू आ गई। तो आप बताओ इसमें कौन सा टफ वर्क है? मैं क्या कर सकता हूं? PH2 चाहिए तो मैं फिर से लिखूंगा A टाइम्स ऑफ व्हाट? F2। ठीक है, तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल? दैट इज इक्वल टू 61.6 इंटू F2 की वैल्यू मेरे पास 30, तो इतना वॉट आ जाएगा। सेम मैनर में अगर मैं PE2 निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं B टाइम्स ऑफ व्हाट? F2 स्क्वायर। तो B की वैल्यू मेरे पास जो अवेलेबल है 13/60 इंटू 30 का कितना स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो? आप F1 और F2 पे आप PH2 और PE2 या PH1 और PE1 की वैल्यू आप क्या कर सकते हो? आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कितना मेरा हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस आपके निकल के आने वाले हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब कोई पूछता आपसे कि बताओ मुझको कि कितना परसेंटेज चेंज मिला, तो ऑब्वियसली जो भी परसेंटेज चेंज आने वाला है दैट विल बी नेगेटिव।
Why it will be negative? Because frequency आपकी क्या V by F रेशियो दोनों का कांस्टेंट है. अगर V by F रेशियो कांस्टेंट, ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज अगर आप 30 हर्ट्ज पाओगे तो परसेंटेज चेंज इन हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस विल बी नेगेटिव. कैसे निकलोगे? अगर आप निकालना चाहते हो परसेंटेज चेंज तो आप निकालोगे, अगर एडी करंट की बात करो तो PE2 माइनस PE1 डिवाइड बाय कितना PE1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव अमाउंट. ठीक है. सेम मैनर में अगर मैं हिस्टेरेसिस का परसेंटेज चेंज निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा PH2 माइनस PH1 डिवाइड बाय कितना PH1 इंटू कितना 100. तो आपको फिर से दोनों ही वैल्यू क्या मिलेंगे? नेगेटिव. बट मोर नेगेटिव वैल्यू कौन से मिलेगा आपकी? दैट इज एडी करंट लॉसेस. व्हाई इट विल बी मोर नेगेटिव? बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, बट हिस्टेरेसिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? ओनली फ्रीक्वेंसी. तो आप अब इतने सब कुछ क्या बार बार देख रहे हो आप कि बार बार मुझे केवल एक चीज चेक करना है, दैट इज योर V by F रेशियो कांस्टेंट. अगर V by F इज कांस्टेंट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व इन अ वेरी इजी अप्रोच द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हाट? हिस्टेरेसिस लॉस एंड व्हाट? एडी करंट लॉसेस. इज इट ओके? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम और क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं और क्या परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं.